ख़ास तौर पे हम ये देखते हैं कि जो इस वक्त नौजवान नस्ल है वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ का शिकार हो रही है, और सबसे ज़्यादा एक नशा जो आप लोगों को सुनने में मिलता होगा, आइस का नशा। अभी आपको मैं ज़रा सा याद दिलाता चलूँ, माजी करीब के अंदर ही अरमुगान एक शख्स है, एक लड़का है जिसको CIA ने जो है वो उठाया और फिर उसके बाद अरेस्ट किया गया। उसके बाद उसके पास से बड़े बड़े इंकशाफात हुए। जो ड्रग्स वो लड़का और उसका पूरा एक नेटवर्क जो नेक्सस है वो इस्तेमाल करता था, उसमें अमेरिकन वीड और आपकी अफगानिस्तान की वीड, और साथ साथ ये जंगल बॉय के नाम से वीड है, और साथ साथ मंशियात में ये आइस, इसके ये हैबिचुअल थे, जिसकी वजह से हुआ क्या मैं इन दी एंड ये बताना चाह रहा हूँ आपको। अंजाम बहुत बुरा होता है। एक लड़के की जान चली गई, आपसी जो है वो झगड़ा था दो लड़कों के दरमियान एक लड़की की वजह से। लेकिन नशे के आदी लोग इतने एग्रेसिव हो जाते हैं, इतने लीडर हो जाते हैं। हराम है कि भाई उसके बाद आप सूझबूझ के लायक नहीं रहते, फिर आपके सामने आपके फैमिली मेंबर हो या आपका दोस्त हो, फिर दुश्मन हो, आप किसी में फर्क नहीं कर सकते। अब आज उस लड़के की जिंदगी क्या है, वो जेल के अंदर सड़ रहा है। ना सिर्फ वो बल्कि उसके वालिद, उसका बाप भी जो है वो कामरान, वो भी जो है वो इस वक्त जेल में है, और ये दोनों बाप बेटे जेल में। अब हुआ क्या, जैसे अभी बुरफा साहब ने कहा कि वालिदैन की तरबियत और परवरिश बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है। तरबियत क्या, ये मेरे ख्याल में आपका इंडिविजुअल भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये सिर्फ कानून नाफिज करने वाले इदारे की ही जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि इस मुआशरे में रहते हुए हर फर्द की जिम्मेदारी है कि खुद को भी नशे से बचाएं, और जिस तरह से खुलेआम नशा मिल रहा है उसके खिलाफ भी कार्रवाई करें। अच्छा, वालिदैन को भी चाहिए कि नज़र रखें ना, बच्चे का अगर बिहेवियर चेंज हो रहा है, एग्रेसिव हो रहा है, या रात को जो है वो घर लेट आ रहा है, तो इनको नज़र रखनी चाहिए। या उसके बैग जब सो जाए तो कम से कम, हम देखते थे बचपन में हमारे वालिदैन बैग खोल के देखते थे, हमारे कपड़ों के जो पॉकेट्स होती है उनको टटोलते थे, या कपड़ों की स्मेल देखते थे कि कहीं सिगरेट की स्मेल तो नहीं आ रही है, किसी चरस की स्मेल तो नहीं आ रही है। ये बड़ी नज़र रखा करता है। हमारे दोस्तों पर नज़र रखते थे कि किस किस्म के दोस्त बनाए हुए हैं। पेरेंट्स ने अब बहुत सारी चीज़ें जो है वो तर्क करना शुरू कर दी। कोई माँ बाप नहीं चाहता कि उसका बच्चा नशे का आदी हो, लेकिन जिस तरह सर्विलेंस और सीसीटीवी, माँ की आंखें और बाप की आंखें हुआ करती थी, आज वो सीसीटीवी अगर सिर्फ माँ बाप की तरबियत की बात की जाए तो यहाँ पर स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज में जो ड्रग्स मिली हैं उसका क्या किया जाए, क्योंकि माँ बाप तो स्कूल यूनिवर्सिटी में बच्चों को भेज रहे हैं उनको तालीम हासिल करने के लिए, लेकिन अगर यूनिवर्सिटीज और स्कूल्स में ही ड्रग प्रोवाइड कर दी जाए तो फिर बच्चे वो अच्छा होता ये था कि सिर्फ माँ बाप वो ही नहीं होते थे जिन्होंने आपको जन्म दिया, आपके उस्ताद भी आपके माँ बाप हुआ करते थे। पहले आपके जो टीचर्स हैं स्कूल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज का, वो भी आपके माँ बाप होते हैं। वो भी बच्चे का बिहेवियर जब चेंज हो रहा होता था तो उसको बिठाते थे, उससे पूछते थे, उस पर नजर रखते थे। बच्चे को थोड़ी सी इनसिक्योरिटी होती थी कि टीचर मुझे इस वक्त घूर रहे हैं, देख रहे हैं, तो शायद मैं ऐसा तो नहीं कि नशे में जाऊंगा तो पकड़ा जाऊंगा। नहीं है कि स्कूल और यूनिवर्सिटीज में बच्चे ड्रग्स यूज कर रहे हो और क्लास में आकर वो बिल्कुल प्रॉपर्ली लेक्चर अटेंड कर रहे हो, ऐसा तो नहीं हो सकता है। वो तो बिल्कुल सिम्टम्स उनके नजर आ जाएंगे, उनको फौरन तौर पर अगर टीचर्स भी थोड़ा सा ह्यूमन बिहेवियर को नोट करें कि कल तक ये बच्चा बहुत शार्प था, बहुत अटेंटिव था, बहुत रिस्पॉन्सिव था, लेकिन अब ये थोड़ा सा सुन होता जा रहा है, सुनगुन हो गया है, या फिर बिल्कुल ही और इस तरह के हाइडिंग प्लेसेस ना हो जहां पर जाके वो बच्चे ड्रग यूज कर रहे हो यूनिवर्सिटीज में। तो यूनिवर्सिटी इंतजामिया को इतना फाल होना चाहिए इस सिलसिले में कि इस तरह की कोई एक्टिविटी पे वो नजर रखें और ऐसा कुछ होने ही ना दें अपनी यूनिवर्सिटी। ये बहुत जबरदस्त टॉपिक है जिसको हम और दूसरा एंगल से भी कवर करना चाहते हैं। हमारे साथ एक सीनियर माहिर कानून है, एडवोकेट आबिद जमान साहब। बड़े केसेस के अंदर हमने देखा है, चाहे वो ज़हर बलोच का मामला हो, शारिक जतोई का मामला हो, या फिर अभी रिसेंट जो ड्रग नेटवर्क को रिवील करने की बात है, अरमुगान का मामला हो, जिसको डिटेन कर लिया गया इसके वालिद साहब के साथ, तो आबिद जमान साहब का नाम सामने आता है। आबिद साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप लोग? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी साहब, आपका और हमारा एक तांता बंधा रहता है। यू आर नाउ वेरी गुड पैनलिस्ट ऑफ आवर मॉर्निंग शो। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। जरा आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आज इंसदादे मनशियात का आलमी दिन है, और मनशियात के खात्मे की अगर बात की जाए तो उससे आपका बड़ा करीबी ताल्लुक है, जहां खात्मे की बात आती है। इस वक्त अभी रिसेंटली एक नेटवर्क पकड़ा गया जिसके अंदर वो केस भी आप देख रहे थे, टेकअप कर रहे थे सारी चीजों को। आज इस आज के ये नेटवर्क इतना मुनज़्ज़म तरीके से कैसे काम कर रहा है? व्हाट आर द लूप होल्स इन दिस स्टोरी? देखें, कोई भी निजाम या कोई भी जुर्म होता है ना, वो मुनज़्ज़म तरीके से तब चलता है जब उस पर कोई पकड़ नहीं होती। जब उसको रास्ता दिया जाता है तो बड़े मुनज़्ज़म तरीके से चलता है।
अगर उसको पकड़ने वाले लोग हों या कोई जो उस लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज होती हैं वो अगर अपनी ड्यूटियों से मुखलिस हो ना, तो कोई जुर्म नहीं हो सकता। अब अगर किसी जुरिस्डिक्शन में किसी भी थाने की अगर ड्रग्स बिक रही हैं तो वो जिम्मेदारी बनती है उस मुतलका थाने की, फिर एएनएफ वालों की, फिर ड्रग्स को जो और एजेंसीज देख रही हैं उनकी, उन सब की बनती है। तो वो लोग क्या करते हैं, आप एक बात ये सोचें, जब अफगानिस्तान बॉर्डर से या कहीं भी अब्रॉड से कोई भी चीज आती है तो वहां पे बॉर्डर पे फोर्सेस होती है, बिल्कुल यहाँ तक कराची तक आने में चेकिंग्स होती हैं, सब चीजें होती हैं, तो वो कैसे पहुंच जाती हैं। और ये मतलब किलोज के हिसाब से नहीं आती, मन और टनों के हिसाब से आती हैं। तो कैसे आ जाती है वो, उसके जो रूट्स हैं सबको पता है कि वो किस तरह आती है और फिर वो किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होती है और किस तरह शहर में बिकती है। तो ये बहुत बड़ा रैकेट होता है, बहुत बड़ा नेटवर्क होता है। इसके चलाने वाले भी कोई आम लोग नहीं होते। हाँ, हैंडलर जरूर इसमें पकड़े जाते हैं, जो मतलब डायरेक्ट जो कंज्यूमर को बेच रहे होते हैं वो हैंडलर्स होते हैं, वो पकड़े जाते हैं। मगर जो इसके पीछे नेटवर्क होता है ना, उस नेटवर्क की ना कोई बात करता है, ना कोई उस पर हाथ डालता है, ना कोई उसकी तरफ जाता है, क्योंकि उधर जाते हुए सबके पर जलते हैं। लेकिन आबिद साहब, जब एक दफा हैंडलर पकड़ा जाए तो वो बहुत इजीली आप उस नेटवर्क तक के पहुंच सकते हैं। तो ठीक है, बहुत बड़े हाथ होते हैं इसके पीछे, लेकिन किसी भी तरह की कार्रवाई, क्या मुनज़्ज़म कार्रवाई, तब भी क्या इससे ये इंसदाद मनशियात पर नहीं काम किया जा सकता? देखिए, माशरे में जो बुराई शुरू होती है ना, वो मतलब एक स्मोकिंग से शुरू होती है। अब स्मोकिंग से जब एक बच्चा शुरू करता है ना, तो आगे उसकी जुस्तजू बढ़ती है कि मैं दूसरी ड्रग्स लूं, तीसरी ड्रग्स लूं, इस तरह ड्रग्स पे वो आगे बढ़ता चला जाता है। तो वो जो स्मोकिंग है ना, वो फर्स्ट उसका स्टेप होता है ड्रग्स की तरफ। ठीक है। अब उससे जो आगे जैसे जैसे वो जाता है तो उसको वो चीजें प्रोवाइड होती है। तो वो चीजें प्रोवाइड कौन करता है? और हैंडलर की जब मैंने बात की तो उनकी विश नहीं होती ना, विल होती है कि आगे इसके पीछे कौन लोग हैं, उनको हम पकड़ें या वहां तक जाएं, क्योंकि वो इतने रिसोर्सेबल होते हैं और इतने पैसे इसमें इन्वॉल्व होते हैं कि उनके नाम नहीं आते। तो अगर मुल्की मफाद में और अपनी नस्लों को बेहतर करना है तो इस चीज पे काम करना होगा। और अगर उसमें भी इंटरेस्ट नहीं है तो फिर बस वो हैंडलर पकड़े जाएंगे और इसके आगे कुछ नहीं। आबिद साहब, आपको एज अ माहिर कानून लेने का मकसद भी यही कि लेट्स कम टू द पॉइंट कि अगर ऐसे शख्स जो मंशियात के आदी हैं, ज़रा उन तालिबे इल्मों को आप ज़रा बावर कराएं, उनको ज़रा मैसेज देना है मुझे, जो स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटी कॉलेजेस और जो है वो स्कूल्स के, वो अगर नशे के आदी होते हैं, कोई नशा उनके पास से मिलता है, आइस, चरस, वीट और किसी भी किस्म का नशा, तो इस पर क्या सज़ा लागू होती है और कितना जुर्माना आयद हो सकता है? जुर्माने और सजा तो मुख्तलिफ उसके वेट के हिसाब से होती है। अगर वो चरस है तो उसकी अलग है, वो हेरोइन है तो उसकी अलग है, वो आइस है तो उसकी अलग है, वो वीट है तो उसकी अलग है। उसके वेटेज के हिसाब से मुख्तलिफ सजाएं हैं। और जुर्माने तो जो बिल्कुल नॉमिनल जब होते हैं तो उस पर जुर्माने होते हैं, बाकी इसमें अच्छी सजाएं मतलब भारी सजाएं हैं, इवन पेनल्टीज हैं इसमें। तो मैं तो ये बच्चों को ये बात कहूंगा जो स्टूडेंट हैं कि वो इन चीज़ों की तरफ जाते क्यों हैं। अपने घर को देखें, अपने माँ बाप को देखें, अपने मुल्क को देखें, अपने हालात देखें। और नशा लोग शुरू करते हैं शौक में, गैदरिंग्स में, पार्टीज में, फिर एडिक्ट हो जाते हैं और अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। अच्छा, ये जो सप्लाई पॉइंट्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पान का खोखा है, वहां से कोई गुटखा मावा मिल रहा है, उन पर तो छापे मारना बड़ा आसान है, लेकिन ये आइस, हेरोइन और ये तरह के वीट के नशे जो प्रोवाइड कर रहे हैं, उनके नेटवर्क को पकड़ना मुश्किल क्यों है? फिर देखिए, मुश्किल कुछ नहीं है। देखिए, आप एक आसान सी बात करता हूँ, जो शराब बेचते हैं उनके पास लाइसेंस होते हैं, वो बेचते हैं। तब शराब कौन लोग खरीदते हैं? जरूरी तो नहीं कोई क्रिश्चियन और हिंदू ही खरीदे, हमारे लोग ही खरीदते हैं। तो उस पे कोई चेक होता है? कोई चेक नहीं होता। इसी तरह इनके भी डीलर्स हैं और सबको मालूम होता है कि कहाँ बिक रही है, कहाँ से मिलेगी, सबको मालूम होता है। पर बात वही है कि पैसों की इन्वॉल्वमेंट इतनी ज्यादा होती है कि लोग वहां नहीं जाते। ठीक है आबिद साहब, जरा एक सवाल और है कि बहुत सारी सज़ाएं आपके सामने भी हुई होंगी, आपका कोर्ट कचहरी से तो बड़ा करीबी रिश्ता है, लेकिन सज़ाएं हो जाती हैं, कहीं कहीं सज़ाएं नहीं भी होती हैं, ट्रायल्स पर ट्रायल्स चल रहे होते हैं और वो छूट जाते हैं जो मंशियात फरोश होते हैं। इसमें कहाँ पर जो है वो थोड़े से वीक पॉइंट्स हैं जिनको मजबूत होना चाहिए?
नहीं, ऐसा नहीं है कि सब छूट जाते हैं। इसमें नारकोटिक्स में जब एनएफ वाले केसेस बनाते हैं तो बहुत अच्छे केसेस बनाते हैं, उसमें कन्विक्शन भी होती है। तो ये तो जो ऑफिसर जो सीजर करता है, जो इन्वेस्टिगेशन करता है, ये उनकी जिम्मेदारी होती है। इसके लिए प्रोसिक्यूशन बेहतरीन होनी चाहिए। जब प्रोसिक्यूशन अपना काम बेहतरीन करेगी, जो आईओज हैं वो अपना काम बेहतरीन करेंगे, तो बिल्कुल कन्विक्शन होगी। और अगर वो अपना काम सही से नहीं करेंगे, रास्ता छोड़ेंगे उसमें, अब रास्ते छोड़े भी जाते हैं, रास्ते छूट भी जाते हैं, उसके बहुत सारे मतलब वजूहात हैं। तो उसकी वजह से तो इसमें जो सबसे जो मेन चीज़ है वो उन ऑफिसर्स की इन्वॉल्वमेंट होती है कि वो केस कैसा बना रहे हैं। मतलब मेरी जो अभी तक ऑब्जर्वेशन है, जब एनएफ वाले केस बनाते हैं तो बेहतरीन केस बनाते हैं और केसेस में कन्विक्शंस भी आती हैं। तो ये सारा डिपेंड करता है उस चेन पे। जब रिकवरी होती है और जब ट्रायल होता है तो वो चेन जो होती है ना, वो अनब्रेकेबल हो। जब वो अनब्रेकेबल होती है तो बिल्कुल कन्विक्शन होती है। ये हमारा एक परसेप्शन ऐसा नहीं है कि हर कोई छूट जाता है, सजाएं होती हैं और छूटते भी हैं लोग। छूटते तभी हैं जब कोई नेग्लिजेंस होती है उन ऑफिसर्स की जिन्होंने केस बनाया होता है, या उन विटनेसेस की जो कोर्ट में विटनेस के लिए आते हैं, उनकी वजह से छूटता है केस। वो कौन से अवामिल हैं जिनकी वजह से हमारी नौजवान नस्ल जो है वो मुनशियात की जानिब राग़िब हो रही है, जबकि वो हम सिर्फ नौजवान नस्ल नहीं बल्कि वो जो कचरे के ढेर पर बैठे हुए लोग होते हैं, वो किस तरह से उनको ड्रग सप्लाई होती है? उनके पास तो पैसे भी नहीं होते हैं। देखिए, दो चीजें। एक जो कचरे के ढेर पे बैठे हैं वो सप्लायर होते हैं, तो उनको वो सप्लाई पे लगा देते तो उनको ड्रग्स मिलती है, वो खुद भी पीते हैं, बेचते भी हैं, तो उनको तो इस तरह मिल जाती है। दूसरे जो अफोर्ड कर सकते हैं उनका ये होता है कि उनके बहुत सारे पहलू हैं। या तो अपनी फैमिली से निगलेक्टेड होते हैं, या माशरे से निगलेक्टेड होते हैं, या उनको शो ऑफ का शौक होता है। कुछ शो ऑफ में पीते हैं, कुछ नेग्लिजेंस में पीते हैं, कुछ कहते हैं हमें बहुत बड़ा गम है। मतलब हर एक ने अपनी एक स्टेट ऑफ माइंड बनाई हुई है, उसकी वजह से नशे करते हैं। मगर नशा कोई जस्टिफिकेशन नहीं है किसी चीज की। अब ये एक स्टेटस सिंबल बन गया। आप कहीं किसी गैदरिंग में बैठे और आप अगर शराब ना पिए तो वो कहते हैं यार ये कोई लो लेवल आदमी है, ये स्टेटस हो गया। ठीक है, बहरहाल बहुत शुक्रिया एडवोकेट आबिद ज़मान साहब हमारे साथ मौजूद थे, माहिर कानून। और सज़ाएं भी टफ हैं और सज़ाएं होती भी हैं मनशियात फरोशों को। और जो नौजवान नस्ल है उसको सिर्फ यही पैगाम है कि बहुत सारे लोग मैंने खुद अपने ज़ाती ऐसे देखे हैं जो नशे के आदी हुए और बड़े टैलेंटेड थे, बड़े खूबसूरत थे, बड़े अच्छे दिमाग के साथ थे और बड़े करीबी लोग हैं, लेकिन उन्होंने अपनी ज़िंदगियों को तबाह कर लिया। अपने ज़ाती जो पर्सनल उनके रिश्ते थे वो भी तबाह हुए, उनकी जॉब्स भी गई, उनकी अर्निंग्स भी गई, उनकी सेविंग्स भी गई। सिर्फ उनकी सेविंग्स नहीं बल्कि घरों की चीज़ें बेच के उन्होंने नशे पूरे किए, उनकी सेहत भी गई, जिंदगी बहरहाल तबाह हो गई उनकी। तो अपनी जिंदगियों को तबाह होने से बचाएं और इन नशों से बचें, मंशियात के आदी ना बने। मंशियात फरोशी जो लोग कर रहे हैं उनसे तो बहुत दूर हैं। ये आपको सिर्फ बताएंगे कि यार इतना मजा आता है नशा करने में। नशा नशे से बाज आ चुके होंगे, पहली दफा जब नशा करते हैं तो वालिदैन से छुप छुपा के घर जाते हैं और फौरन कमरे में जाके सो जाते हैं जब तक उसके विड्रॉल्स ना होने शुरू हो जाए, जब तक हैंगओवर ना हो जाए। उसके बाद फिर वो आहिस्ता आहिस्ता छुपाना सीख जाते हैं वालिदैन से और लोगों से। तब आप आदी होते हैं। जब आप इसमें घिर जाते हैं तो आपको पता चलता है कि अब वापसी का रास्ता नहीं है। और नशा सिर्फ ऐसा नहीं कि आपको इसमें बहुत नशा आ रहा है, इसमें आपकी जान भी जा सकती है अगर ओवरडोज हो जाए, आपको पता ही ना हो। क्योंकि आप कोई दवा भी खाते हैं तो वो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से खाते हैं, डॉक्टर आपको डोज रेकमेंड करता है, लेकिन जो नशा आपको प्रोवाइड कर रहा है वो नहीं आपको बताता आपको कितनी तादाद में लेना है। वो तो आपको सप्लाई करेगा, जितनी ज्यादा आप लेंगे उसके पैसे बन रहे हैं, तो वो नहीं आपको बताएगा कि कितनी डोज आपको रेकमेंडेड है और फिर उसके बाद आपको क्या इसके आफ्टर इफेक्ट्स होंगे। बहरहाल इस वक्त खत्म हो चुका है, पैगाम दे दिया गया है। अब आपका काम है कि उस पैगाम को किस तरह से लेना है। जब तक के लिए मुझे, मेरी पूरी टीम को और मेरी प्यारी सी को होस्ट को दीजिए इजाजत। अल्लाह।